नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और क्या कुछ कहेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और लेकिन अभी से लेकर के कयासों के दौर, कयासों का बाजार गर्म है और तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री इस विषय पर अपने नज़रिए को रख सकते हैं, कुछ ऐलान भी कर सकते हैं, कुछ बड़ी बातें भी कह सकते हैं या देश और दुनिया में हाल के महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में अपने नज़रिए को देश के सामने रख सकते हैं और बताएँगे कि देश कठिन परिस्थिति में भी हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी कि मुद्दे बहुत सारे हैं और लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो क्या कुछ कहते हैं, वो उनके ऊपर ही है और उसके बारे में सिर्फ़ आप कयास लगा सकते हैं। तो ठीक इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी। मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में क्या कुछ खास रह सकता है? मतलब आप जानते हैं कि कयास ही लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पीछे की देश के नाम संबोधन को अगर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो किन विषयों को अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं? देखिए ललित जी, जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा है और कल से जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हैं वो कल से लागू होने जा रहा। कल से नवरात्र का महीना शुरू हो रहा और आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस त्योहारी सीजन में वो आम लोगों को डबल दिवाली गिफ्ट जो है वो देंगे और जीएसटी सुधार का उन्होंने ऐलान किया था। हमने देखा 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में। उसके पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो जीएसटी काउंसिल की है उसकी भी बैठक हुई थी 20 अगस्त और 21 अगस्त को। और इन 2 तारीखों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो सिफारिशें केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई थी उसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, जिसमें जीएसटी रेट्स जो स्लैब्स है 4 से घटाकर 2 करना, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को खत्म करना। तो रेट रैशनलाइजेशन से लेके और ये जो जीएसटी स्लैब में कटौती है, इसके बाद हमने देखा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपने जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की। फिर 3 सितंबर को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो 2 दिन जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी थी 3 और 4 सितंबर, वो केवल 1 दिन में ही सारे निर्णय ले लिए गए। क्योंकि कल जो है अभी इस हफ्ते आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम मुख्यमंत्रियों से, जो बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये कहा है कि कल के बाद से लेके इस महीने के आखिर तक उनको जीएसटी में जो सुधार किया जा रहा है और इसका नागरिकों को जो फायदा मिलने वाला है, जन जन तक सरकार के इस बड़े फैसले का फायदा पहुंचाने के लिए वो एक अभियान की तरह जुट जाए। तो प्रधानमंत्री जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, इस बात के पूरे आसार हैं ललित जी कि वो जीएसटी सुधार जो हो रहा उसका जो है रोड मैप, क्योंकि वो तो निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन इसका किस तरीके से आम नागरिकों को वो बताएंगे कि 140 करोड़ नागरिकों को किस प्रकार से फायदा होगा और साथ ही साथ इस फेस्टिव सीजन में किस तरीके से डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो अर्थव्यवस्था को होगा और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार का सृजन होगा। ये पूरा खाका जो है प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने रखेंगे ललित जी। मनीष जी, एक सवाल और है इसमें कि खासतौर से आपने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर के, ट्रंप की तरफ से H1B वीजा को लेकर के और ट्रंप की तरफ से अलग-अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। उसके बाद पूरी घटना को देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा पीछे ले जाइए तो ऑपरेशन सिंदूर भी है, फिर भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन भी है। ये तमाम सारी विषय हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन विषयों को भी टच करेंगे? और इसके साथ ही साथ एक चीज़ है कि बिहार इलेक्शन, यद्यपि बिहार एक राज्य का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ये है कि उसको ये कहा जा रहा है कि बिहार का इलेक्शन भले ही राज्य का चुनाव हो, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े होंगे। राजनीतिक जो मायने, सियासी मायने और इन सब के बीच जैसा आपने देखा कि चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा है और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष जो है लामबंद भी है। राहुल गांधी लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाकायदा डेटा के ज़रिए, आंकड़ों के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग विपक्ष का आयोग बन करके रह गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब विषय भी संबोधन का हिस्सा बन सकते हैं? इसमें जो प्रमुख होगा वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग
और आम लोगों से आह्वान होगा कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है उसका वो कंज्यूम करें, उसका खपत करें। उनका सीधे होगा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस बात पे जोर होगा प्रधानमंत्री, क्योंकि आप देखिए पिछले 1 महीने में ये बात प्रधानमंत्री कई बार कई जगहों पे कह चुके हैं, लोगों से आह्वान कर चुके हैं कि आप जो स्थानीय जो भारत में चीजें बनती हैं उसी का उपयोग करें, उसी का उपभोग करें। तो निश्चित तौर पर जब जीएसटी के फायदे का वो गिनाएंगे तो वो देशवासियों से ये भी अपील करेंगे कि ज्यादा वो चीजों वो खरीदें बाजार में जाकर। बल्कि आपने ये भी ध्यान होगा कि उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की है कि अपने दुकान के आगे ये पोस्टर लगाएं कि यहाँ स्थानीय मेड इन इंडिया सामान बिकता है। तो इस तरीके के अभियान जब सरकार खुद बात कर रही है, प्रधानमंत्री खुद अलग अलग जहां पे भी वो जा रहे हैं, जिस जनसभा में जा रहे हैं वहां पे वो इस बात को लोगों से कह रहे हैं, ये भी उनके भाषण में जिक्र होगा कि अब ज्यादा ऐसे चीजों को खरीदे जो भारत में जिसका निर्माण हुआ हो। और क्योंकि आपको पता है कि फेस्टिव सीजन जब कल से शुरू हो रहा, त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादा चाहे गाड़ियों की खरीदारी हो, कंज्यूमर आइटम्स की खरीदारी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की खरीदारी हो, लोग इस दौरान करते हैं। तो प्रधानमंत्री एक तो सरकार के इस निर्णय का गुणगान करेंगे कि सरकार लोगों को, टैक्स पेयर्स को, आम नागरिकों को, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर में जब कटौती हो रही है तो गरीब से गरीब जो जनता है, जो एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है, उसको भी इस टैक्स कटौती का लाभ मिलने जा रहा। तो जब वो इस बात का फायदा गुनाएंगे कि हमने देखा था ललित जी, आपको याद होगा कि जब 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने टैक्स 12 लाख का जो तक के टैक्स तक रिबेट दिया था, उसका फायदा केवल टैक्स पेयर्स को हो रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा था। लेकिन ये क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस देश का गरीब नागरिक हो चाहे अमीर नागरिक हो, और बल्कि एक डेटा तो ये भी कहता है कि ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली गरीब नागरिकों और देश के जो 60-70% जो आबादी है उससे की जा रही है। तो इतना बड़ा जब निर्णय लिया गया है, हालांकि ये सवाल जरूर उठते हैं कि सरकार को 2017 में जीएसटी लागू हुआ, अब क्यों याद आ रहा? इतने सालों बाद सरकार ने इतना मोटा टैक्स जो है उसके जरिए वसूला, हर साल 20-22 लाख करोड़ रुपया जो है 20-22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए वसूला है सरकार ने। लेकिन अब सरकार को लग रहा है, क्योंकि कंपनियों के जो नतीजे आए हैं, जो वित्तीय नतीजे जो क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, वो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि डिमांड नहीं है मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, इससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसलिए सरकार पहले इनकम टैक्स में 1 लाख करोड़ का छूट देकर, और अब वित्त मंत्री कह रही है कि जीएसटी कटौती के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए लोगों के जेब में जाएंगे। यानी इस 3 लाख करोड़ रुपए के जरिए इकोनॉमी को जो है एक बूस्टर डोज देने का प्रयास है। और यही बात प्रधानमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से इस फैसले के जरिए देश में लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। ललित जी, अच्छा मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि जो देश के नाम प्रधानमंत्री संबोधन अपना देते हैं, वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में वही जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। लेकिन हम लोग अपने दर्शकों को बताते हैं कि खास तौर से जब देश के सामने असामान्य परिस्थिति का निर्माण होता है या कुछ बड़े ऐलान करने होते हैं, तब जाकर के ही, मतलब आप देखेंगे कि दर्शकों को बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री जब देश के नाम अपना संबोधन देते हैं इस तरीके से, तो वो कुछ खास परिस्थितियों में होता है। आपको याद होगा कि 2016 में मनीष, कि 2016 में जब नोटबंदी नोटबंदी के जस्ट पहले टेलीविजन के स्क्रीन पर आते हैं, रात के 8 बजे होते हैं, और उसके बाद 500 और 1000 के नोट को जो है उन्होंने डिमोनेटाइज किया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके की आगे भी माहौल बना और सड़कों पर क्या कुछ हुआ उसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इसी तरीके से आप लॉकडाउन को देखिए, जब कोविड के दौर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तो ये 2 ऐसे बड़े मतलब संबोधन थे जिसको देश की जनता आज भी याद रखती है। नोटबंदी को नहीं भूलती और प्लस लॉकडाउन को नहीं भूलती। तो क्या आपको लगता है कि अगर केवल देश के नाम प्रधानमंत्री ने संबोधन जो है पहले भी दिया है, अलग अलग विषयों पे दिया है, आपको याद है कि जब किसानों के 3 कानून को वापसी जब हुई थी तब दिया था, फिर उसके बाद जिस तरीके से सैटेलाइट को लेकर के भारत ने एक स्पेस जगत में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना एक खास रुतबा हासिल किया था, तब दिया था। तो ऐसे तमाम सारे अवसर आए हैं। तो क्या आपको आज का जो संबोधन है, खास तौर से जो पिछले 2-3 महीने में परिस्थितियां बदली हैं, उसको लेकर के आपको लगता है कि कुछ और उसमें ऐड ऑन हो सकता है, कुछ खास हो सकता है? यद्यपि आपने अभी
बातों में सारी चीजों को रखा है, लेकिन फिर भी आज के दिन का जो चुनाव है, अगर जीएसटी को छोड़ भी दें तो फिर क्या कुछ आप मतलब समझ पा रहे हैं? देखिए, जिस एक मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा, मनीष, जो है अभी जो हम लोगों ने बात किया, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और प्रधानमंत्री के संबोधन में वो हिस्सा बन सकता है? देखिए, ललित जी, वोट चोरी का मुद्दा इसलिए नहीं होगा कि एक तो बिहार एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर है, सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। उस पे प्रधानमंत्री क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो क्योंकि मामला जुडिशरी के सामने है, तो उस पे कुछ भी वो टिप्पणी करने से बचेंगे। और ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन इस मामले से डील कर रही है, तो वो इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे, इस बारे में कुछ बोलने से बचेंगे। रही बात एक जो आपने इससे पहले जब सवाल आपने पूछा था H1B वीजा को लेकर, H1B वीजा एक बहुत ही आप लेकिन उसको लेकर कल देर रात जो है काफी सारे क्लैरिफिकेशंस अमेरिका की तरफ से आ भी गए। पहले ये कहा गया कि आप देखिए, कल अमेजॉन हमने अपने द फेडरल पे इस खबर को ब्रेक किया, एक ईमेल आईडी कि किस तरीके से वो ईमेल आईडी द फेडरल के पास है, अमेजन ने किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को वो मेल भेजा, उस अपने एम्प्लॉइज को लिखा कि अगर आप अमेरिका में हैं तो आप बाहर किसी अन्य देश में ना जाएं, अगर आपका बाहर ट्रेवल का प्लान है तो इमीडिएटली उसको रद्द कर दें, और यदि आप अमेरिका से बाहर हैं तो किसी भी सूरत में रात 12 बजे से पहले अमेरिका वापस आ जाएं। लेकिन उनको अमेजन ने कहा कि हम इस पूरे मामले की स्टडी करें, और न केवल अमेजन बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन कल देर रात व्हाइट हाउस की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि जो लोग पहले से H1B वीजा होल्डर हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनको कोई दोबारा जो है $1 लाख जो है नहीं देना होगा, और अगर वो देश से बाहर भी जाते हैं और दोबारा उनको वापस आना है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि नया जो एप्लीकेंट होगा उनके लिए ये नियम लागू होने जा रहा। तो कई मामलों में ये बातें जो है आश्वस्त करती हैं कि H1 वीजा भले ही अब नए कोई आप देखिए आईटी सेक्टर में कोई जा रहा है, कंपनी अगर किसी को स्पॉन्सर कर रही है, तो जो नया पहली बार अमेरिका जाएगा तो उसके लिए ये दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे क्लैरिफिकेशन जिस तरीके से आया, कल हमने देखा अपने भारतीय विदेश मंत्रालय का भी जो है इस पे रुख स्पष्ट हुआ, उन्होंने अनुरोध किया कि अमेरिका इस पर विचार करे, और क्लैरिफिकेशन भी इस पर आ गया। तो मुझे लगता है कि शायद इसको भी प्रधानमंत्री टच ना करें। बाकी देश की जो राजनीतिक हालात हैं फिलहाल, निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव है, उस पर भी कुछ कमेंट करने से बचेंगे। लेकिन पास्ट में आपने लॉकडाउन की बात की, नोटबंदी की बात की, हमने देखा पिछले 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट जो है वापस ले लिए। वो आरबीआई का फैसला था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट आ रहे थे। आरबीआई का इस बात पे जोर है कि छोटे जो डिनोमिनेशन के जो नोट है वो बाजार में ज्यादा रहे, तो 2000 उन्होंने खुद वापस ले लिया। इसलिए ऐसा कुछ मामला फिलहाल नजर नहीं आता। हालांकि ये सरप्राइज तो हम लोग हमेशा से प्रधानमंत्री करते रहे हैं, चौंकाते रहे अपने फैसलों के जरिए, अपने घोषणाओं के जरिए। तो हो सकता है कि शायद हमारी जो अटकलें हैं वो गलत भी साबित हो जाए। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी इसलिए नजर आता है ललित जी, कि पूरी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिया गया है हाईकमांड की तरफ से कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाए कि सरकार ने कैसे उनके लिए एक इतना बड़ा फैसला लिया है जो उनके जेब को हल्का करेगा, उनके जेब में पैसे डालेगा, 3 लाख करोड़ रुपए लोगों के पास आएंगे, और इसका अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और रोजगार का सृजन होगा। हाँ मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि खास तौर से सरकारी तंत्र ने, मेरा आपसे सवाल है ललित जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मतलब मैंने जीएसटी का, मेरा आपके मन में कुछ आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देश में तो राजनीतिक तापमान इस वक्त, राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, फिर से उन्होंने कल केरल में जो है कहा कि हम हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री उनके निशाने पर है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो एक्सपोज करेंगे इस हाइड्रोजन बम के जरिए। अब वो हरियाणा को लेकर है कि वाराणसी को लेकर है, लेकिन आपको क्या लग रहा? मनीष देखिए, ये तो बात है कि निश्चित तौर पे कि राहुल गांधी लगातार वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम उनके पास है, लेकिन वो बम कब फूटेगा इसकी तिथि अभी साफ नहीं है।
आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद एक इलाहाबाद के लड़के का नंबर भी उन्होंने मोबाइल नंबर को डाला, तो उसकी तरफ से भी एक रिएक्शन आया कि अननेसेसरी मुझको परेशान मतलब किया गया और मेरे नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया। कहने का अर्थ है कि सियासत में तो क्या है कि पक्ष और विपक्ष, जितना बेहतर विपक्ष होगा, पक्ष को भी उतना ज्यादा जो है सचेत होना पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तीसरी रिजीम जो चल रही है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं है और उनकी सरकार जो है वो जेडीयू और टीडीपी के सहारे चल रही है, तो ये तो बात साफ है कि एनडीए पार्ट 1 और एनडीए पार्ट 2 में बीजेपी, कहने को एनडीए 1 और 2 हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, क्योंकि उसके पास जो है जो नंबर ऑफ जो एमपीज हुआ करते थे वो ज्यादा संख्या में थे, इसलिए उनके सहयोगी, उनके घटक दल भी चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में फर्क है और आज की परिस्थिति यही है कि भले ही ये सरकार, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम मजबूती के साथ अपनी सरकार को आगे चला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि टीडीपी और जेडीयू के बिना यह सरकार नहीं चल पाएगी। यानी कि अगर किसी ने भी अपनी बैसाखी हटाई तो सरकार के सामने किस तरह की मुश्किल आएगी, आप उसको समझ सकते हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 2024 का चुनाव, जब हमने महाराष्ट्र में खासतौर से और इवन हरियाणा की वो बात करते हैं कि जब वहां पे हमने लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, तो ये बहुत ही समझ के बाहर है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा के चुनाव में हमको इस तरीके से मात खानी पड़ी। यद्यपि जनता का जो फैसला है वो स्वीकार है, लेकिन यहाँ सिर्फ जनता की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा आयोग है जो किसी और के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से नहीं चूकते हैं। तो ये बात सच है कि एनडीए की जो ये रिजीम है, पिछले जनवरी के महीने से लेकर के आज की तारीख में अगर आप देखें तो ट्रंप की तरफ से किस तरह की मुश्किलें पैदा की गई हैं। उसके बाद पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया और ट्रंप जब लगातार ये कहते रहते हैं, यद्यपि ट्रंप ने अभी फिलहाल अपने जुबान को विराम दिया है, अभी फिलहाल नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने मेडिकेशन किया था, लेकिन गाहे बेगाहे वो कहते रहते हैं और 30 से ज्यादा समय कह चुके थे। तो कहने का अर्थ है कि सरकार के सामने चुनौती भी है और सरकार के सामने ये मौका भी है, प्रधानमंत्री के सामने, कि वो चुनौती का भी जिक्र करेंगे और इस बात का भी जिक्र करेंगे कि उनके उनके एजेंडे में आम आदमी ही मुख्य फोकस हुआ करता था और जीएसटी को लेकर के जो बहुत सारे स्लैब्स थे और आम आदमी को वो आसान नहीं हो रहा था, तो सबसे बड़ा फैसला तो यही हुआ कि जीएसटी के स्लैब्स को रेशनलाइज किया है। और रेशनलाइज करने के बाद खासतौर से आपने देखा होगा कि जब मानसून के सेशन के बाद जो है वो एनडीए के सांसदों से जब मिल रहे थे, तो एक बात वो कह रहे थे कि देखिए जीएसटी, जब लाल किले से उन्होंने एड्रेस किया और उसके बाद जब एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी, तो उसमें ये बात कही थी कि सरकार एक बड़ा फैसला मतलब लेने वाली है जो दिवाली से पहले होगा, लेकिन जरूरी है जीएसटी को लेकर के और जरूरी है कि वो आम लोगों तक पहुंचे। तो ये देखने वाली बात है कि जो कंपनियां जिनको जीएसटी से अब रिबेट मिला हुआ है, क्या वो फायदे आम लोगों तक पहुंचाती हैं कि नहीं पहुंचाती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जीएसटी जो कि 22 सितंबर से लागू होने जा रही है, उसके नए रेट्स लागू होने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री देश के संबोधन में अपनी तरफ से ये कहेंगे कि हमारी जो सरकार है और वो खुद आम लोगों के प्रति कितने ज्यादा संवेदनशील हैं और देश की वो सामान्य जो आम जन की बात वो करते हैं उनके लिए हम कितना संवेदनशील हैं कि उनके लिए फैसला लेने से चूकते नहीं, पीछे हटते नहीं और केवल फैसले नहीं लेते हैं बल्कि उसको जमीन पर अमल में भी लाते हैं। तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री देश के संबोधन में इस बात को रखें कि सरकार ने जो फैसला किया है, आम लोगों के हित में जो फैसला किया है, तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग भी इस जिम्मेदारी को समझें और देश के विकास में वो भी कंट्रीब्यूट करें। और देश के विकास में कंट्रीब्यूशन उनका यही है जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि जीएसटी रेट के रेशनलाइजेशन से 3 लाख करोड़ रुपए का जो पासान होगा, जो जनता के पास जाएगा और जनता जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग मदों में खर्च कर सकती है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसको और रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिला करके ये बहुत अहम बात है कि शाम 5 बजे जब वो देश को संबोधित करेंगे तो उसमें किन बिंदुओं को रखते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी और शाह की जो जोड़ी जो रही है वो चौंकाने वाले फैसले, चौंकाने वाली बातों, चौंकाने वाले ऐलान से जानी जाती रही है। तो जब कभी भी इस तरह की चीज आती है सामने तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं और कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है।
जी मनीष। नहीं बिल्कुल ललित जी, मेरे दिमाग में कुछ और बातें भी आ रही हैं। ये तो जीएसटी को लेकर एस्पेक्ट बात हमने की, और क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है, सीबीआईसी जो हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके ऊपर जिम्मेदारी है इस पूरे कवायद को लागू करने के लिए, और उस पे उसको निगरानी भी रखना है कि कंपनियां जो है, जो फायदा सरकार पहुंचाना चाह रही है वो हर नागरिक तक पहुंचे। कंपनियां अपने रेट्स में कटौती करें, तो वित्त मंत्री अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से, स्टेक होल्डर से मिल रही हैं, कंपनियों से भी वो लगातार बात कर रही हैं कि इसका किस तरीके से पास ऑन होगा। आप देख रहे होंगे कि अखबारों में कंपनियां जो है एक एक प्रोडक्ट्स के दाम पहले और अब जो है कटौती करके लगातार विज्ञापन भी दे रहे हैं। तो कंपनियां भी दबाव में हैं और सरकार की कंपनियों पर नजर भी है, क्योंकि इसमें न केवल खाने पीने की चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां हैं, आपको कैंसर जैसे बीमारी के ड्रग्स भी हैं, जिसपे कई ड्रग्स पे जो है जीएसटी नील कर दिया गया है। तो इसका फायदा बिल्कुल मिले। लेकिन मेरा एक और सवाल था, आप इस पे रोशनी डालिए। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया था, और बिहार में चुनाव है, सीमांचल में आपको याद है कि अभी पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री पूर्णिया में थे, और उन्होंने वहां पे क्योंकि वहां पे सीमांचल का जो कॉम्बिनेशन है, वहां पे धार्मिक लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि किस तरीके से बीजेपी वहां पे आक्रामक है, वहां घुसपैठिए का एसआईआर में सवाल उठता रहा है। असम में देख लीजिए किस तरीके से वहां पे जो है टारगेट किया जा रहा है, और असम में बार बार वहां पे डेमोग्राफी, अभी प्रधानमंत्री भी हाल फिलहाल में असम में गए थे, तो वहां पे उन्होंने भी डेमोग्राफी मिशन की बात की। तो क्या इसको लेकर कुछ आपको समझ में आता है क्या? मनीष जी, ये निश्चित तौर पे डेमोग्राफिक जो मिशन का एक मुद्दा है, ये भी हो सकता है। इसमें कोई मतलब लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे वो सिर्फ हम कयास ही लगा सकते हैं फिलहाल। लेकिन जैसे पुख्ता तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम लोग थोड़ी सी मतलब उसको ऑथेंटिक तौर पर इस बात को माने या समझे, या जो बात समझ में आ रही है या आधार समझ में आ रहा है, जीएसटी का मुद्दा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जीएसटी जो है वो कल से लागू होने जा रही है, तो उसके पीछे एक आधार है, चर्चा का आधार भी है। डेमोग्राफिक का जो इशू है ये भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, खासतौर से असम को लेकर के जब वो बात करते हैं तो उठाते ही रहते हैं। असम, झारखंड और के चुनाव, एक बार जोड़ दूं, मैं एक बार और जोड़ दूं, असम की बात हुई, पश्चिम बंगाल भी आप जोड़ लीजिए, अगले साल एकदम पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है, और बिहार एकदम में तो हम सही, अगले महीने चुनाव में जा ही रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं आपकी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम का मसला है ही, और झारखंड में आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव हो रहा था तो उसमें भी घुसपैठियों वाला जो मुद्दा था बहुत जोर शोर से उठा था, लेकिन ये कि वो बैकफायर कर गया था, भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा उसका नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज है कि मनीष जो है, जब वो डेमोग्राफिक इशू की बात करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं, और खासतौर से तो फिर विपक्ष ये बड़ा वाजिब सवाल उठाता है कि आखिरकार आप भाई, सरकार जो है पिछले 2014 से 2025 तक आपकी सरकार है, जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी आपकी सरकार है, तो ये बात कम से कम गले के नीचे नहीं उतरती कि आप जब घुसपैठियों के मुद्दे पर इतना प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं, कानून की बात करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आखिरकार घुसपैठिए कहाँ से आ जा रहे हैं। तो ये बात कम से कम जनता जो इस बात को समझती भी है, क्योंकि जब अभी बिहार की यात्रा पे थे और मैं भी जब वोटर अधिकार यात्रा पर गया था, तो ये सवाल उठता था कि भाई प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठिया और घुसपैठियों को रोकने के लिए ही जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ये सारी कवायद जो चल रही है उसका एक हिस्सा है कि वो ना रुके। लेकिन आप मनीष देखेंगे कि उसको जनता भी बहुत लाइटली ही लेती थी, पब्लिक भी इस बात को मानती थी कि ये कोई बात मतलब बेदम की बात है, इसका कोई लॉजिक इसलिए नहीं होता है कि अगर सेंट्रल में अगर कांग्रेस की सरकार होती और यहाँ पे इनकी सरकार होती और इस तरह के मसले आते तो बात समझ में आती, लेकिन ये कम से कम गले के नीचे मतलब नहीं उतरता। और इन सबके मैं एक बीच और आंकड़े दे दूं ललित जी, एक और आंकड़े दे दूं। नहीं पूर्व मनीष, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व मनीष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, किसी दर्शक ने कमेंट भी किया है कि संबोधन के नाम पे वन वे कम्युनिकेशन होगा। यह शिव तोमर है। शिव तोमर जी, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मन की बात जिसमें कोई काम की बात नहीं होती। ये दर्शक की तरफ से ये द फेडरल देश को जो देख रहे हैं शिव तोमर, उनकी तरफ से ये रिएक्शन है। उन्होंने यही कहा कि संबोधन के नाम पर वर्मे कम्युनिकेशन और मन की बात जिसमें कोई बात ही नहीं होती। तो मनीष ये देखिए, ये दर्शक जो है उसका एक रिएक्शन है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? मन की बात अगले रविवार को है। आज आज हम जब बात कर रहे हैं ललित जी, तो आज 21 तारीख हो गया, और अगले 28 तारीख को जो है मन की बात प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड है।
और हालांकि क्योंकि वो नवरात्रा शुरू हो चुका होगा और इसलिए उन्होंने नवरात्रि के पहले वक्त चुना है। लेकिन मैं आप क्योंकि हम लोग डेमोग्राफी हाँ मिशन पे बात कर रहे थे, यूपीए सरकार में जितने अवैध जो नागरिक भारत में आए उनको जितना डिपोर्ट किया गया उससे कम जो है पिछले 11 साल में डिपोर्ट किया गया। ये डेटा अब सामने निकल कर आ रहा है। तो और इस तरीके से विपक्षी दलों पर हमला करना कि ये घुसपैठिए को बचा रहे हैं। अभी भी हमने देखा पूर्णिया में जब पीएम के का संबोधन हुआ, असम में भी यही बात कही कि ये घुसपैठिए बचा रहे हैं, बिहार में विपक्षी दलों को ये करके टारगेट किया जा रहा। तो भाई आपको ये भी ध्यान होगा ललित जी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जितने हैं 50 किलोमीटर के दायरे में, अब पहले वो कम था, उसका दायरा बीएसएफ का जो टेरिटरी होता है जो बीएसएफ के कंट्रोल में है, चाहे एसएसबी के कंट्रोल में है, जो सीमा पे सुरक्षा में लगे होते हैं, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार इसको अपोज भी करती रही, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपोज किया था। भाई जब इतना बड़ा दायरा अगर बीएसएफ खुद कंट्रोल कर रही है, उसके बाद भी अगर घुसपैठिए देश में चले आ रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। और लेकिन इसका भी ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दिया जाता है कि वो घुसपैठिए एसआईआर में घुसपैठिए को बचा रहे हैं, विपक्ष जो है घुसपैठिए को बचाने की कोशिश कर रहा। तो ये कुछ बात जो है वो गले से नीचे उतरती नहीं है। हाँ मनीष एकदम सही कर रहे हैं। ये बार बार ये होता है कि जो आपने 40 से 50 किलोमीटर का दायरा जो एसएसबी और बीएसएफ के अंडर है, अधीन है, और खासतौर से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का काम बीएसएफ और एसएसबी को है। तो इसमें स्वाभाविक है कि अगर बीएसएफ और एसएसबी उस चीज को जमीन पर नहीं उतार रही है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही बनती है। और केंद्र सरकार 2014 से लेकर के 2025 आज की तारीख में एनडीए की सरकार का बीज है, बीजेपी की सरकार का बीज है। इसीलिए क्या है कि विपक्ष भी अब आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है और आम जनता तक ये बात पहुंचा रहा है। ये बहुत बारीक बारीक सी बातें हुआ करती थी जो पहले पब्लिक को जानकारी भी नहीं थी, जैसे बीएसएफ का कि 50 किलोमीटर का दायरा, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर वेस्ट बंगाल की बात करें चाहे असम की बात करें तो लोगों को यही समझ में आता है कि भाई जिसकी सरकार है वो उसको रोक नहीं पा रही है। चाहे पंजाब की बात करें तो अगर गैर बीजेपी सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि अब विपक्षी दल और जनता भी अब अवेयर हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब पब्लिक के पास भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर मुद्दे पर जानकारी मिल रही है। इसीलिए क्या है कि अब आप पब्लिक को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते, और यदि अपनी बात रखनी है तो उसको बहुत कन्विंसिंग तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताने होंगे, सबूतों के साथ बताने होंगे कि अगर फलाने ने आरोप लगाया है तो वो बेदम है। और इसीलिए आप देखेंगे कि खासतौर से बिहार वोटर अधिकार यात्रा में भी जब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता जब कहीं किसी जगह पर सभा करते थे अपने रोड शो के दौरान, तो इस बात को रखते थे और वो बार बार कहते थे कि भाई आप केवल घुसपैठिए की बात नहीं कर सकते हैं। आप जो है देश की जनता को, राज्य की जनता को आप ये बताइए कि जो सीमाओं की जो निगहबानी है, सीमाओं की जो रक्षा का काम है वो किसके जिम्मे है। वो स्टेट पुलिस देखती है कि वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स देखता है। तो कहने का अर्थ है कि अब वो पब्लिक तक वो मैसेज जो है वो पास ऑन हो रहा है कि बात इतनी सी नहीं है, केवल आप आरोप लगा करके अब पीछे नहीं जा सकते। यदि आप आरोप लगाते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा, जिस बात को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समझता है, और आप देखेंगे कि अपने अपने हिसाब से उसके बारे में अपनी बातों को कहता है। तो अभी ये जो मसला है कि देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री क्या इस मुद्दे को भी टच करेंगे, यह देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जीएसटी के मुद्दे पर एक मोटा मोटी जो एक असेसमेंट जो चल रहा है और लोग ये मान के भी चल रहे हैं और उसके पीछे एक आधार भी नजर आ रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बड़ी बातों का मतलब है कि ये तो पता चल चुका है कि 2 स्लैब रेट है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कि ये बताएं कि किन परिस्थितियों में आज ये 2025 का वो साल आया जब हमें लगा जो है कि हम मजबूती के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं और उसकी जो मतलब फायदा है वो आम जन तक भी पहुंचे। तो इन सारी बातों को वो रखेंगे मनीष। मुझे एक और आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि जीएसटी का निर्णय, कटौती का स्लैब घटाने का सरकार जीएसटी काउंसिल ने ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं। लेकिन ये फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनियों पर है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का संदेश उन कंपनियों को भी होगा कि भाई एफएमसीजी कंपनी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनियां, हम लगातार देख रहे हैं कि वो दाम कटौती का ऐलान कर रहे हैं। तो इन कंपनियों को भी सरकार की तरफ से ये संदेश जाएगा कि इसमें कोई ढीला ढाल जो है रवैया ना रखे, क्योंकि सरकार उन पे पैनी नजर रख रही है।
और क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा इसके जरिए राजस्व गंवाने जा रही है वो जीएसटी रेट में कटौती के जरिए, और एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, और जिसको लेकर सरकार की आलोचना भी हो रही थी कि भाई जीएसटी, आपको याद है कि राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स इसको कहा करते थे। अब सरकार ने ये फैसला ले लिया तो उसका फायदा जन जन तक पहुंचे, तो प्रधानमंत्री जनता को तो बताएंगे ही कि किस तरीके से उनको फायदा होगा, और दूसरा उनको कंपनियों को भी संदेश होगा कि सरकार की उन पे नजर है, वो हर हाल में जो फायदा जीएसटी काउंसिल जो निर्णय लिया उसका फायदा जन जन तक पहुंचे, वो सुनिश्चित करे। ये भी प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश करेंगे ललित जी, जो समझ में आ रहा है। तो जी मनीष, अब ये देखने वाली बात होगी कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री अपने मुख से क्या कुछ कहते हैं, देश के नाम जब अपना संबोधन देंगे, तो ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ कहते हैं। और इन सब के बीच हम सबकी दर्शकों से गुजारिश भी है कि यदि आपने द फेडरल देश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप अपने कमेंट को इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा भी कर सकते हैं। तो मनीष, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और दर्शकों से फिर अपील है कि अगर आप हमारी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हिंदी वेबसाइट देश.thefederal.com को लॉगिन करके आप खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो मनीष, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ललित जी।